मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे देश के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में भी इस बात की चर्चा है। हालांकि तीनों जिलों के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये जो 3 नए जो कानून बने हैं उस कानून की सच्चाई क्या है और जनता किस, क्योंकि 3 कानून हैं इसमें। पहले जो आईपीसी थी, आरसीपीसी, वो सब जो उसको रद्द करके जो कानून बनाए गए हैं उस कानून का सीधा असर जनता पर कितना पड़ेगा? इसमें जो आईपीसी की जगह पर अभी बीएनएस जो बनाया गया है उसमें कई प्रावधानों में पहले के मुकाबले सज़ा को सख्त कर दिया गया है, और सीआरपीसी की जगह पर जो बीएनएसएस नई संहिता आई है उसमें मुख्य जो फोकस है वो इस बात पर है कि जो अनुसंधान है और वो ट्रायल है वो टाइम बाउंड तरीके से हो, स्पीडी हो, जो पीड़ित हैं उन पर फोकस किया गया है, टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है ताकि दूर से बैठ के भी अनुसंधान और ट्रायल हो सके, कोई भी आदमी देश के किसी भी हिस्से से अपनी गवाही दे सके। अब जो सर्च एंड सीजर है या बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान आया है। पहले आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस के द्वारा अपनी मनमानी की गई है, जो बयान दिया गया उसको वैसा लिखा नहीं है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और स्पीड, पूरे सिस्टम में स्पीड आएगी। लगातार प्रशिक्षण हुआ है पुलिसकर्मियों का, तीनों जिलों के पुलिसकर्मियों का 1 जुलाई से पहले तक। तो क्या लगता है जो साक्ष्य में 170 धाराएं थी भारतीय साक्ष्य में, उसको 167 थी, 170 किया गया, जो 3 है उसका क्या असर पड़ेगा आयोग के लिए खासकर, और भी जो डिजिटल एविडेंस की बात की गई इसमें? नीचे के स्तर से लेकर वरीयतम स्तर तक कई राउंड की ट्रेनिंग हुई है और अभी ये ट्रेनिंग जारी है, और जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन का भी निर्माण किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने भी एक हेल्पलाइन बनाई है ताकि थाना स्तर पर अगर कोई समस्या आती है इसको इम्प्लीमेंट करने में तो हेल्पलाइन के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा, उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। और जो आईओ के स्तर पर है अभी जानकारी बहुत सारे बिंदुओं पे है, बहुत विस्तृत जानकारियाँ हैं। ट्रेनिंग के बावजूद इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और इसमें कई परिवर्तन हैं, जैसे 7 साल से अधिक के जो सज़ा वाले अपराध हैं उन पे एफएसएल की विजिट अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रत्येक जिला को एक मोबाइल एफएसएल यूनिट भी उपलब्ध करा दी गई है। तो ऐसे ऐसे कई इसमें परिवर्तन हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं उनको संग्रह करने, प्रिजर्व करने की विधि में काफ़ी परिवर्तन है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे परिवर्तन किए गए हैं। तो पुलिस के जो नीचे के हमारे आईओ लोग हैं, दूसरे जो कर्मी हैं, उनको इन चीज़ों को समझने में लगातार वो कोशिश में हैं, और ऊपर से मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, लगातार उनको गाइड कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। कोर्ट के लेवल से जो वारंट और समन इशू होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो कई बार उनको ट्रेस करने में दिक्कत होती थी, थाना पे उपलब्ध नहीं हो पाते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आ जाएंगे और उससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। 24 घंटे में 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ, अभी तक एक भी केस दर्ज नहीं हुए थाने में, जो कल तक का आंकड़ा हमने लिया है। तो क्या लगता है कि अभी इसमें कुछ खामियां हैं या समझ नहीं पा रहे हैं थाना प्रभारी और जो जांच करनी, इसको और विस्तृत रूप से गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केस दर्ज नहीं हुए हैं, तीनों जिला में केस दर्ज हुए हैं। हालांकि जो सीसीटीएनएस है उसमें एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जो काफ़ी थाना में टीसीएस ने ठीक कर दिया है। कुछ एक थाना बचे हैं तो रात दिन लग के काम कर रहे हैं। उम्मीद है आज शाम तक सब जगह इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। वैसे कोई बड़ी कोई समस्या नहीं है, वो किसी एक धारा को जहाँ धारा की एंट्री करने में कहीं दिक्कत हो रही थी उसको बहुत हद तक ठीक कर लिया गया है। एक और भी सवाल ये आ रहा है कि क्या एक थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र में क्या शिविर लगाना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि न्याय संहिता है तो न्याय मिलने की उम्मीद है, तो स्तर से क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी थाना ने अपने अपने यहाँ पर लोगों को बुलाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कल आयोजन किया था। सभी लोगों को विस्तार से बताया गया है, मीडिया में भी दिया गया है,
सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये जानकारी उपलब्ध है और गूगल सहित तमाम सर्च इंजन में भी अगर ढूंढेंगे तो सब मिल जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो पहले की सेक्शन थे उसकी जगह पे नया सेक्शन क्या लगेगा इसका एक चार्ट बना दिया गया है, आम आदमी भी देख सकते हैं इसको। इसके अलावा BPRND के द्वारा और बिहार पुलिस के द्वारा भी प्रचार सामग्री तैयार की गई है जो आम नागरिकों के पढ़ने की दृष्टि से काफ़ी सुविधाजनक है, जिसमें मुख्य फोकस इस बात पर है, सरल भाषा में है कि इसमें मुख्य बदलाव क्या क्या हुए हैं, नागरिकों के लिए इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है आम आदमी की जानकारी के लिए। आम आदमी को तकनीकी जटिलताओं में नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ बात को मोटे तरीके से समझना होता है, तो उस तरह पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहा गया कि जो FIR दर्ज करेंगे कहीं से भी कर सकते हैं, घटनास्थल पर से भी कर सकते हैं और सबसे 60 दिनों के अंदर जो आयु उनको रिपोर्ट देनी है, ये पहले नहीं थे प्रावधान, तो ये क्या लगता है इसे? पहले भी 0 FIR का प्रावधान पहले भी था कि कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें लोगों को दिक्कत होती थी, सिस्टम उतना अच्छे से विकसित नहीं था। अब ये लॉ में ही ये प्रावधान कर दिया गया है 0 FIR के लिए, तो अब घटनास्थल से कोई मुश्किल नहीं होगी, घटना कहीं पर भी हुई हो और FIR कहीं से भी की जा सकती है। अब आगे जो जनता है उसको क्या लगता है कि उसको कैसे शिक्षित किया जाएगा, क्योंकि अगर उन लोग शिक्षित नहीं होंगे तो फिर केस दर्ज नहीं होगा, या फिर अभी भी पुराने तरह के एक चोरी का मामला है तो कई उसमें अलग अलग धाराएं लग जाती थी। तो अभी इसमें ये जो शिकायत आती थी कि FIR थाना पे नहीं होती है आसानी से, इसको लेके हालांकि पिछले 1 साल से अभियान चलाया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि आधे घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करके अगर FIR बनती है तो FIR करके उसको कॉपी देनी थी। अब इसको थोड़ा और बढ़ा के E-FIR का दायरे में लाया गया है, जिसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जनता अपनी शिकायत कर सकती है और शिकायत प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को थाना पर उपस्थित होकर अपनी उस शिकायत पर हस्ताक्षर करने होंगे और तुरंत उसकी FIR दर्ज की जाएगी। अगर FIR दर्ज करने के लायक मामला नहीं है और इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है तो 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा वाले मामलों में DSP रैंक के पदाधिकारी की पूर्व अनुमति से ही इंक्वायरी की जा सकती है, अन्यथा उसमें FIR दर्ज की जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपने भी काम किया था। बता दें हमारे साथ दरभंगा परिषद के DIG बाबूराम जी हैं। आपने एक मेहनत मेडिकल रिपोर्ट में काफ़ी विलम्ब होती थी, आपने जो DMCH के अधीक्षक के साथ भी बैठक की कई बार। अब इस कानून के तहत रिपोर्ट को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करना, इस पर क्या नियम आया है? इसमें सभी जो सेक्शंस हैं उनके संबंध में प्रावधान अंकित इसमें नहीं है कि कितने टाइम में मेडिकल रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उससे संबंधित मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर चिकित्सक को देनी होगी। तो इस मामले में इसमें टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। हालांकि विभागीय सर्कुलर है जो डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय करता है निश्चित समय सीमा में मेडिकल जांच रिपोर्ट देने के लिए, और जिला स्तर पर भी इसमें समन्वय बैठक लगातार होती रहती है। तो अब थाना स्तर से और जो DSP स्तर से और सिटी SP भी हैं, अब इस स्तर से कैसे बांटा जाएगा? कोई केस अगर कोई FIR कर दिया तो उसकी जांच होगी या सीधे अरेस्टिंग हो जाएगा? इसके लिए कुछ है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब तो सीधे ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर जांच नहीं होगी, तो फिर नहीं। देखिए, जो शिकायत आएगी वो ऑफलाइन मोड में आए या ऑनलाइन मोड में आए, उसमें थाना को ये देखना है कि ये मामला सीधे FIR का बनता है या फिर इसमें जांच करने की आवश्यकता है, और अगर जांच करने की आवश्यकता है तो DSP से पूर्व अनुमति लेंगे जांच करने के लिए, अन्यथा उसमें सीधे FIR दर्ज करेंगे। और DSP से अनुमति लेकर अगर जांच करते हैं तो 14 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट फाइनल करनी होगी और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि FIR करनी है या नहीं करनी है, और अगर FIR का मामला बनता है तो उस पर तुरंत अविलंब FIR की जाएगी। और मामला था कि लोग में चर्चा है, जमीन विवाद में छीना झपटी का मामला आ जाता था, उसे अब जो है अनवेलेबल किया गया, नॉन वेलेबल उसको किया गया है। पहले वो वेलेबल में आता था, अब ये ज़्यादा चर्चा में है। कोई भी किसी से झगड़ा हुआ, मनमुटा हुआ तो छीना झपटी का मामला दर्ज है। लोग जब केस करते हैं तो वो अपना जो FIR के लिए आवेदन बनाते हैं तो उसमें वो स्वतंत्र होते हैं कुछ भी लिखने के लिए, और ये देखने में आता है कि अक्सर आरोप बढ़ा चढ़ा के लगा दिए जाते हैं, जबकि जो किसी पड़ोसी से किसी कारण से झगड़ा हो गया तो उसमें कोई संपत्ति छीनने या चोरी करने का मामला इस तरह का नहीं रहता है। इस तरह के आरोप अक्सर झूठे ही पाए जाते हैं। तो अभी भी जिस तरह आरोप जो लगाया जाएगा उसके बाद फिर पुलिस अपनी जांच करेगी, जो इंस्पेक्टर या DSP रैंक के पदाधिकारी हैं वो सुपरविजन करेंगे और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल, क्या निगरानी भी, मॉनिटरिंग कमेटी भी होगी जो अधिकारियों की जो थाना स्तर से ऊपर तो मॉनिटरिंग करते रहे कि कौन से थाना में क्या हुआ, मामला हुआ या देर किस दर्ज हुआ, उसका क्या स्थिति? जिला स्तर पर ईमेल मॉनिटरिंग के लिए एक हेल्पलाइन बनाई गई है, एक सेल बनाया गया है
ये 24 घंटे जिला की जो एसपी की ईमेल आईडी है उस पर जितनी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनको मॉनिटर करेगी, थाना को फॉरवर्ड करेगी और उस पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। इसके अलावा जो थाना स्तर से केस के संबंध में कार्रवाई की मॉनिटरिंग की बात है वो एक रूटीन की चीज़ है, वो लगातार होता ही रहता है। उसमें जितने सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ से लेकर सिटी एसपी, एसएसपी, डीआईजी या ऊपर तक के लोग भी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग और समीक्षा करते रहते हैं। पूरी तरह पुलिस विभाग अब इस पर संतुष्ट है कि अभी जो नया कानून आया है उसे न्याय मिलेगा, जो भी पहले भ्रांतियां कुछ थी वो दूर हो जाएगी, पुलिस की इमेज बनेगी। ये देखिए, पुलिस तो कृत संकल्पित है कि नागरिकों को त्वरित न्याय मिले, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लोगों के काम हो, केस में डिसीजन हो, अनुसंधान फाइनल हो। तो इसमें पुलिस हमेशा अपनी पूरी कोशिश करती रहती है। हालांकि अब सिस्टम और बढ़िया से स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पहले से ज़्यादा रफ्तार आएगी सिस्टम में। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा परिषद के डीआईजी बाबू राम जी ने लगातार तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो नए कानून बने हैं उसकी एक एक बिंदु थाना प्रभारी स्तर से अपने थाना क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों, आम जनता को बतानी है ताकि सही तरीके से केस दर्ज हो और न्याय मिले। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे। धन्यवाद।